जो पीरियड्स है उसको उसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं, तो सही समय पे सही व्यक्ति के द्वारा जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। माता और पिता को चाहिए कि बच्चों को सहज तरीके से, सरल तरीके से उन्हें बताएं। जब आपका पीरियड्स 20 दिन से कम पर आ रहा है और या 7 दिन से आपको ज़्यादा आ रहा है, या पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पैड्स बदलने पड़ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहा है, या बहुत ज़्यादा दर्द है जो घरेलू उपाय से या सिंपल मेडिसिन लेने से अगर नहीं आराम हो रहा है, तो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए कि सैनिटरी पैड्स को भी एक अलग तरह के कचरे के डब्बे में डालें। उसके लिए लाल रंग का डस्टबिन डिजिग्नेट किया गया है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद LSBA में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 28 मई को विश्व महामारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। इसी के अनुरूप बिहार में टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली बिहार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। महामारी स्वच्छता दिवस बिहार में एक समन्वित जन अभियान के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य जागरूकता के साथ साथ महामारी हितैषी आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षित निपटान उत्पादों के विकल्प, किशोरियों की शिक्षा, पुरुषों लड़कों की सहभागिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करना है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर संध्या किरण मैम। संध्या किरण मैम स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर लगातार कई वर्षों से काम कर रही हैं और इसकी माहिर भी है। मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर संध्या किरण LSBA को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके द्वारा उठाए हुए सवालों का सही जवाब दे सकूं। मैम, जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष 28 मई को महामारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इसमें इसके पीछे जागरूकता महिलाओं, किशोरियों को, यहाँ तक कि पुरुषों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है इस विषय पर कि ये मासिक धर्म है क्या? मासिक धर्म महिलाओं में होने वाली एक नेचुरल जैविक प्रक्रिया है। यह महिलाओं में सामान्यतः 10 से 15 वर्ष के बीच में इसकी शुरुआत होती है, और इसमें इसका जो इंटरवल होता है ये 21 से 35 दिनों के इंटरवल पर आता है, और 2 से 7 दिनों के लिए ये रहता है। इसकी अवधि 2 से 7 दिनों तक की होती है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर किसी बच्ची को अगर मासिक धर्म आता है तो ये बहुत खुशी की बात है कि यह बताता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन तंत्र है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके दौरान गर्भाशय से हर महीने रक्त और टिश्यू के मिश्रण का स्राव होता है, और वो हर महीने हमारे वजाइना से बाहर निकलता है, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। मैम, जैसे आपने कहा कि जो महामारी है उसका होना एक खुशी की बात है। हम लोगों ने सुना है कि बाहर कई स्टेट्स में इसको एक पर्व की तरह सेलिब्रेट किया जाता है जब कोई लड़की इस पीरियड का टाइम आता है। तो लेकिन हम एक जात ये चीज़ जानना चाहेंगे मैम कि क्या उम्र होनी चाहिए बच्चियों की कि जब को उनको इस बारे में जागरूक कर दिया जाए कि अब उनका पीरियड्स आने वाला है? सामान्यतः मासिक धर्म जो है वो 10 से 15 वर्ष के बीच में इसकी शुरुआत होती है, और लेकिन लड़कियों को इसकी जानकारी हमको 9 से 11 वर्ष के बीच में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो अचानक से जब उनको मासिक धर्म होगा तो वो डर सकती हैं, वो मानसिक तनाव से गुजर सकती हैं। उन्हें लग सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बीमारी है, कोई बीमारी हो गई है या कोई इंजरी हो गया है। और खासकर अगर आपको लग रहा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे स्तन का विकास जब बच्चियों में आप देखें तो यह मानकर चलें कि कुछ दिनों के बाद उनको माहवारी हो सकती है, तो उस समय से उनको धीरे धीरे सही जानकारी देना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिनके के बाद समझा जा सकता है कि अब माहवारी का शुरुआत का समय हो गया है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, जो पिबर्टल चेंजेस होते हैं जैसे स्तन का विकास, या फिर एक्जिला में या आपके जननांगों के पास अगर बाल का विकास हो रहा है, तो आप समझिए कि जो किशोरी है वो अब एडोलेसेंट टाइम उसका नजदीक आ रहा है।
इस तरह में मैम जब जो किशोरियों को जो पहले से बताने की बात कही जा रही है, तो ये तो बेहतर होगा कि हम लोग खुद घर पे ही उसको या स्कूल में इसके बारे में जानकारी दे दें। तो हो सकता है कि उसको भ्रमित भी किया जा सकता है, उसको इसके बारे में गलत जानकारी भी दी जा सकती है। तो इसमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनकी किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? क्या स्टेप्स लें, वो क्या बताएँ बच्चियों को कि वो उस तरह आगे जाकर के उसको सही से वो चीज़ें कर सकें? समाज में जो पीरियड्स है उसको उसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएँ। तो सही समय पे सही व्यक्ति के द्वारा जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। माता और पिता को चाहिए कि बच्चों को सहज तरीके से, सरल तरीके से उन्हें बताएँ। उन्हें ये ना लगे कि कोई ये डर का बात है या कोई शर्म की बात है। और अगर वो बताती हैं तो लड़कियाँ माहवारी को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में लेती हैं। एक्सेप्ट करेंगे। और ये जानकारी अगर आप उनको सही जानकारी होती है तो वो तैयार होती है मेंटली कि उनको पीरियड्स के समय सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना है, कितनी देर पे बदलना है, कब-कब उनको चिकित्सक की सलाह लेनी है। तो ये सारी बातें, माँ का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिता का भी रोल आता है अगर वो क्योंकि हमारे समाज में देखा गया है कि पुरुषों की सहभागिता इसमें कम है, तो एक पिता को संवेदनशील होना पड़ेगा, इस चीज़ को सम्मानजनक तरीके से देखना पड़ेगा। और अगर स्कूल की बात करें तो शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके बारे में जो धारणाएँ हैं, उसको वो कम कर सकते हैं और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जो अगर खासकर महिला शिक्षक हैं, तो वो बहुत ही उनके लिए सही मार्गदर्शक का काम कर सकती हैं। मैम लगातार हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें, माहवारी के दिन स्वच्छता के पैमानों पर खरा उतरने की बात करते हैं, तो क्या होते हैं स्वच्छता के पैमाने? इस दौरान किस तरह के आपको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए? स्वच्छता मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम उस समय स्वच्छता नहीं बरतते हैं तो हमें कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है, जैसे जननांगों का इन्फेक्शन हो सकता है, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट हैं उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, इचिंग हो सकती है प्राइवेट पार्ट्स में या फिर रैशेज़ हो सकते हैं। और अगर बहुत लंबे समय तक इसकी अगर परेशानी रही तो बाद में आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी कुछ परेशानियाँ हो सकती है फ्यूचर में। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वच्छता माहवारी के समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैम कितने पीरियड को, कितने ड्यूरेशंस को, डेज़ के जैसे 7 दिन, 5 दिन, किसको एक बेस्ट पीरियड टाइम माना जाता है? और अगर उस पीरियड टाइम से एक्सीड कर जाता है तो ये क्या किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है या संकेत हो सकता है? और किस टाइम पे हमें डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए? जब आपका पीरियड्स 20 दिन से कम पर आ रहा है और या 7 दिन से आपको ज़्यादा आ रहा है या पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पैड्स बदलने पड़ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द है जो घरेलू उपाय से या सिंपल मेडिसिन लेने से अगर नहीं आराम हो रहा है, तो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बहुत सी महिलाओं को मैम पीरियड्स के दौरान बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो क्या घरेलू कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं या कोई एक लाइट सी मेडिसिन हो सकती है जिनका वो उपयोग कर सकती हैं? पीरियड्स के दौरान जो दर्द है वो काफ़ी कॉमन है और ये जो इस कारण देखा गया है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, महिलाएं अपने कार्यस्थल पे काम नहीं कर पाती हैं, उनकी अनुपस्थिति काफ़ी बढ़ जाती है। पीरियड्स में दर्द होना, थोड़ा बहुत दर्द होना तो नॉर्मल है। आपको चाहिए कि आप अपने पौष्टिक आहार लें, अपने खाने में संतुलित खाना रखें। आप हरी सब्जी, फल, दूध, दही ये सब पर्याप्त मात्रा में लें, पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और अगर हो सके तो आप थोड़ा आराम भी कर सकती हैं। और ऐसा देखा गया है कि हॉट वाटर बैग अगर आप बॉटल में गर्म पानी रखकर अगर आप जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ रखती हैं तो काफ़ी आराम होता है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ़ है, दर्द नहीं आराम हो रहा है, तो चिकित्सक से सलाह लेकर के मेडिसिन भी लिया जा सकता है। इस दौरान अगर हम हल्के-फुल्के एक्सरसाइज करें जैसे योगा, तो हमें दर्द से काफ़ी आराम हो सकता है। मैम माहवारी को लेके बहुत से टैबूज़ हैं।
ऐसा ना करें, वैसा ना करें, अचार ना छुएँ, मंदिर ना जाएँ, पूजा स्थल पे नहीं जाएँ, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। और इसमें एक ये भी अक्सर बात सामने आती है कि नहाना नहीं चाहिए पीरियड्स के दौरान, तो कितना सही है ये? ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। नहाना नहीं, नहाना चाहिए। इनफैक्ट आपको स्वच्छता पे बहुत ध्यान देना है। रोज़ कम से कम 1 बार आपको नहाना है। आप बाल भी धो सकती हैं और जो सारे जो कार्य हैं जिनके लिए आपको मना किया जाता है, नॉर्मल जैसे चीज़ें। आप खेलना मना है, आप खेल सकती हैं, रसोई में जाना मना है, आपको पूजा स्थल पे जाना मना है। तो ऐसे ये सारी हमारी बहुत गलत धारणाएँ सदियों से हमारे समाज में व्याप्त हैं और अगर आप देखें तो स्वच्छता की इतनी ज़रूरत है कि हम लोग बच्चियों को ये बताते हैं कि आप अपने जननांगों को कम से कम दिन में 2 बार धोएँ और स्वच्छ पानी से धोएँ, किसी भी साबुन या केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें और जो धोने का तरीका है, जो जननांगों का साफ़ करने का जो तरीका है, वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। क्योंकि पीछे जो हमारा एनस है, उसके थ्रू बैक्टीरिया हमारे वजाइना में भी जा सकता है और इन्फेक्शन कर सकता है। तो स्वच्छ और सूती कपड़े अंडरगारमेंट्स आपके साफ-सुथरे होने चाहिए, सूखे कपड़े होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। तो सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं नहाना ये एक बहुत ही हमारी पुरानी धारणा है, जिसे हमें दूर करना चाहिए। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई और जो धोने का तरीका आपने बताया, ये मुझे लगता है कि बहुत काम आने वाला है सभी हुँ। को। मैम ऐसे में अक्सर ये बात होती है, हम लोग ये आपस में भी बात करते हैं कि माहवारी अब आ रही है किसी को, तो हमें क्या करना है और नहीं करना है, इस पे बात होती है, डूज़ और डोंट्स पे बात होती है। लेकिन अगर किसी किशोरी को माहवारी आए ही ना, तो क्या ये इसमें किस तरह की इसको इसको क्या समझा जाए? ये एक दिक्कत की बात है या इसको किस एंगल से लेना चाहिए? उसके लिए क्या नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें बच्चियों का उम्र का ध्यान रखना है। अगर 15 साल की बच्ची है, हो गई है उसकी उम्र और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं, जैसे स्तन का विकास हो गया है और फिर भी अगर मासिक नहीं आ रहा है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है और या फिर 13 साल की लड़कियों में अगर उसको कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे स्तन का विकास ये सब नहीं आया है और मासिक भी नहीं आया है तो आपको चिंता करनी चाहिए, आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए। और अगर लग रहा है ठीक है उम्र के बारे में अगर आपको बहुत असेस नहीं कर पा रही, तो जब बच्चियों में स्तन का विकास हो जाए और उसके 3 साल के बाद भी अगर मासिक नहीं आ रहा है, तो ज़रूर चिकित्सक से सलाह लें क्योंकि ये एक बीमारी हो सकती है। कभी-कभी ये नॉर्मल हार्मोनल डिले की वजह से भी होता है, देर से आता है, लेकिन अक्सर ये बीमारी किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है। तो क्या मैम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर किसी किशोरी को नहीं आया समय से या देर से आया, तो क्या बाद में इसका इलाज संभव है? पीरियड समय पर नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हार्मोनल है, थायराइड के डिसऑर्डर्स में होता है या प्रोलैक्टिन हाई है, तो भी माहवारी लेट से आ सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की कोई बीमारी है या ओवरी का कोई बीमारी है, तो ये सब कारणों से माहवारी का डिले हो सकता है या हो सकता है कि आपका सारा सिस्टम आपको बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मासिक नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई आउटलेट ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जहाँ पे वजाइना में कोई सेप्टम हो सकता है, जो उसको रोक रहा हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम चिकित्सक के पास जाएँगे, और तो वो सही समय से डिटेक्ट हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कराएँगे, बहुत सारी जाँच हैं ब्लड टेस्ट से लेके अल्ट्रासाउंड और क्रोमोसोमल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करके हम किस कारण से माहवारी नहीं आ रहा उस तक पहुँच सकते हैं और बहुत सारे केसेज़ में इनका इलाज संभव है। अभी भी हमारे समुदाय ऐसा है मैम जहाँ इसको माहवारी को एक जो है टैबू की तरह देखा जाता है, इसमें बहुत खुल के बात नहीं की जाती है। और तो हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं या ख़ास करके हमारे पिता हैं या भाई है या जो हमारे आस-पास के माहौल में जो लड़के हैं, उनको कितना ईज़ी होना पड़ेगा इस विषय को नॉर्मलाइज़ करने के लिए और क्या करना होगा ताकि ये विषय एक आम विषय की तरह बात की जा सके इस पर भी?
इसके लिए सबसे पहले समाज में जागरूकता तो लानी पड़ेगी और इसके हर लेवल पे करना पड़ेगा। फैमिली, आपके परिवार में माता-पिता को करना होगा, जहाँ बच्चियों के भाई हैं, लड़के हैं उनके परिवार में, उन्हें बहुत सहज तरीके से बताना है कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। पिता और भाई को संवेदनशील होना पड़ेगा, मासिक के प्रति उनको सम्मान देना पड़ेगा और समाज में अगर आप देखें तो कम्युनिटी स्तर पे जो हमारे बहुत सारे ग्राम पंचायत और ये सब लेवल पे हम लोग जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक है या अदर अवेयरनेस प्रोग्राम है। हमारी जो समाज में अभी आपकी एएनएम और आशा दीदी हैं, ये सब हमारे समाज में बहुत अंदर तक पहुंची हुई हैं। उनकी बातों को वो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं। तो अगर इन लोगों की तरफ से भी अगर जागरूकता अभियान किया जाए तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि हम लोग, और जब जागरूकता कार्यक्रम समाज में हो रहा है तो आपके पुरुषों की भी भागीदारी उसमें बराबर की होनी चाहिए। खासकर अगर आपके समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो उन्हें ज़रूर बुलाएं। इससे हम लोग प्रेरित होते हैं। मैम, जैसा कि आप भी जानती हैं, अभी सैनिटरी पैड्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। तो वो सारे ऑप्शंस कितने स्वच्छता के या फिर पर्यावरण के मद्देनज़र कितने हमारे लिए सही होंगे और कौन सा ऑप्शन आप बेहतर मानती हैं? अभी हमारे यहाँ मार्केट में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए उस दौरान इस्तेमाल करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे सैनिटरी पैड है, टैम्पून्स है, फिर मेंस्ट्रुअल कप है और या फिर रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स है। तो ये सब चीज़ें अभी मार्केट में उपलब्ध हैं और इसमें अगर आप दिक्कत देखें तो सैनिटरी पैड्स की डिस्पोजल एक बड़ी समस्या है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो और टैम्पून्स में देखा गया है कि आप कुछ लोगों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का भी उसमें असर देखा गया है। इसलिए अगर मेंस्ट्रुअल कप की बात करें तो मेंस्ट्रुअल कप काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, रीयूजेबल है, आप उसको क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप किसका चुनाव करेंगे ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लोग कितना उसको अफोर्ड कर सकते हैं, कितना इजीली अवेलेबल है। तो ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्या इस्तेमाल करेंगी, कौन बेस्ट होगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकती हैं, उनके पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस है और किस चीज़ में वो कंफर्ट कैसा है उनका। ऐसे मेंस्ट्रुअल कप तो अच्छी चीज़ है अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें यूज़ करने के लिए। मैम, जैसे आपने अभी कही कि अवेलेबिलिटी की भी बात बहुत डिपेंड करती है, लेकिन बहुत तक अब हमारे समुदाय एक ऐसा समुदाय है जहाँ हर चीज़ उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कपड़ा उनके लिए एक ईजी एक्सेस होता है जिसको वो इन दिनों में यूज़ करती हैं। तो जब अगर कोई कपड़ा यूज़ कर ही रहा है तो उसको किस तरह से उसको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, कपड़े की कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, किस तरह से उनका कपड़े को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा जैसा कि आपने कहा कि हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकता, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो आज भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो उनके लिए सैनिटरी पैड्स एक्सेसिबल नहीं है, तो उन लोगों को घर में उपलब्ध सूती कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कपड़ा सूती हो और साफ़ हो। कपड़े को यूज़ करने के बाद आप उसे पानी और साबुन से धोएं और धूप में ज़रूर सुखाएं, क्योंकि हमारे समाज में, जैसा कि मैंने बताया, इतनी गलत धारणाएं इसके बारे में। अक्सर महिलाएं उन कपड़ों को ऐसी जगह सुखाती हैं जहाँ पे धूप भी नहीं आता, ताकि लोग कोई देखे ना उसे। तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। यूजुअली कपड़ा भीगा होता है, इसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है और अगर पूरी तरह से धूप में, जैसे ये काफ़ी इसमें कीटाणु जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और मैं उनको कहूँगी कि अगर हो सके, अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो कपड़े को सुखाने के बाद आयरन कर दें, तो वो और भी सुरक्षित तरीका हो सकता है। मैम, ये आपने तो बताया कि किस तरह से हाइजीन, अगर कपड़ा यूज़ करते हैं तो किस तरह से उसके हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए ताकि सेहत को नुकसान ना पहुँचे और अच्छा हाइजीन हम लोग मेंटेन कर सके। तो मैम, ये तो बात हो गई कि हम कैसे उसको हाइजीन मेंटेन करें, लेकिन जब वो कपड़ा जब डिस्पोज ऑफ करने का उसका टाइम आता है, वो क्या सही तरीका होता है, ये आप बताइए मैम। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 के प्रावधान में यह
इस पे काफ़ी ध्यान दिया गया है कि जो सैनिटरी पैड्स है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। जैसे हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट में हम लोग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में रखते हैं, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि सैनिटरी पैड्स को भी एक अलग तरह के कचरे के डब्बे में डालें। उसके लिए लाल रंग का डस्टबिन डेज़िग्नेट किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे ये कचरा उत्पन्न हो रहा है, मतलब एट द सोर्स जहाँ पे हो रहा है वहीं पे इसके डिस्पोजल की व्यवस्था की जाए, प्रॉपर डिस्पोजल की। जैसे घरों से अगर आप दे रहे हैं हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो हर जगह एक रेड डस्टबिन होना चाहिए और वो प्रॉपर जो एजेंसीज आती हैं कलेक्शन के लिए, वो उनको आप हैंड ओवर करें और ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट सैनिटरी पैड्स उस डस्टबिन में ना डालें। सैनिटरी पैड्स अगर आप डिस्पोज करना तो उसे एक पेपर में रैप करके तब उसको डस्टबिन में डालें। डस्टबिन कवर्ड होना चाहिए, अगर पेडल हो तो बेहतर है। और इसे जो भी आपके यहाँ एजेंसीज आती हैं, अगर जैसे स्कूल या कॉलेजेस या पब्लिक टॉयलेट्स या जहाँ भी कम्युनिटी सेंटर्स है, अगर आप व्यवस्था हो सके तो इंसिनरेटर की व्यवस्था करें ताकि वहीं पे इसको नष्ट किया जा सके। और अगर इस तरह की सुविधा आपके आसपास नहीं है तो जो एजेंसीज होती हैं जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए, उनसे आप अपना टाई अप करें ताकि इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि सैनिटरी पैड्स को खुले में बिल्कुल नहीं फेंकना है क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बनता है और वो देखने में भी बहुत गंदा लगता है। और आपको खासकर ड्रेनेज नालियों में इसको नहीं डालना है और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि टॉयलेट में इसको फ्लश नहीं करना है क्योंकि ये नालियों को ब्लॉक कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और कोशिश करने, खासकर सफाई कर्मियों पे भी ध्यान दिया गया है कि उनको ग्लव्स और मास्क प्रोवाइड किया जाए ताकि जब वो सैनिटरी वेस्ट का जब वो डिस्पोजल करें तो वो इन्फेक्शन से बचे रहें। तो ये सारे प्रावधान हैं उसमें। संध्या मैम, आपने बहुत सारी जानकारी आपसे हम लोगों ने ली और आप सब चीज़ों का आपने बहुत ही सही से और बहुत सटीक उत्तर दिया ताकि लोग, और आसान खास करके लफ्ज़ों में दिया जो सबको समझ में आ सके। लास्ट में मैम आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अभी इस बार जो 28 मई महावारी स्वच्छता दिवस जो है उसकी थीम है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो हमारे समाज में एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड के निर्माण के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए ताकि एक सामान्य समाज माहवारी स्वच्छता के लिए बन सके? आज जो ये आप प्रोग्राम कर रही हैं, ये जागरूकता कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। इस पे चर्चा आम होनी चाहिए। किसी को भी इस विषय पर बात करने में झिझक नहीं महसूस होनी चाहिए। महिलाओं में हर महीने उन्हें मासिक हो रहा है और वो अपने जीवन का 4 से 5 साल मासिक में बिता रही हैं। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि महिलाएं जहाँ जा रही हैं, उनके जो एक जो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसके लिए हम क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं। हमारी लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो क्या हम यहाँ उनको बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं? तो ये पीरियड फ्रेंडली तभी हो पाएगा जहाँ हर जगह जैसे स्वच्छ एक टॉयलेट उनको देना पड़ेगा, जहाँ पे पानी की सुविधा हो, सोप एंड वाटर की सुविधा हो, सैनिटरी पैड्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप फ्री नहीं दे सकते हैं तो लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करवाइए। वहाँ पर प्रॉपर डस्टबिन की सुविधा होनी चाहिए, पेपर की सुविधा होनी चाहिए ताकि वो उसमें रैप करके प्रॉपर डिस्पोजल कर सकें। और अगर हो सके तो लोकल इंसिनरेटर की व्यवस्था करें ताकि उसको वहीं पर नष्ट किया जा सके। और अगर इस तरह की सुविधा नहीं है तो जो एजेंसीज हैं जिनसे आप टाई अप कर सकते हैं, उनसे डिस्पोजल के लिए आप कर सकते हैं। और रह गई बात कि फ्रेंडली होना, फ्रेंडली हम तभी होंगे जब इसमें महिलाओं और पुरुषों की बराबर की सहभागिता होगी और इसकी शुरुआत हमें घर से करनी पड़ेगी। पिता और भाई को काफ़ी इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा, इनको सम्मान की नज़रों से देखना पड़ेगा। और जब कई परिवार मिलकर समाज बनता है, अगर एक परिवार में हम एक पुरुष को शिक्षित कर पाएंगे तो वो अपने, जैसे हम लोग अपने वर्किंग प्लेस पर जाते हैं तो हमारे कई पुरुष कलीग्स के बीच में हम लोग काम करते हैं, लेकिन अगर वो ये धारणा लेकर आते हैं और इस चीज़ पर अगर वो जागरूक होंगे कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और इसको कोई भी इसमें शर्म या गलत बात नहीं है, तो हम लोग इस तरह से अगर पुरुषों को भी इसमें सहभागी खासकर स्कूलों में जब हम लड़कियों की शिक्षा देते हैं
तो हम अलग अलग सत्र आयोजित करते हैं, जिस पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हमारी बहुत सब, मासिक धर्म में स्वच्छता पे क्लासेस होते हैं। तो उस समय हमारे लड़कियों को सिर्फ शिक्षा ना दें, लड़कों को भी उसमें सहभागी बनाएं। तो इस तरह से वो बहुत शुरू से ही जान पाएंगे कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसे एक अपमानजनक नज़र से नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैम, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, हम अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं LSBA को भी धन्यवाद देती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए जो जागरूकता है सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों और पुरुषों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। धन्यवाद।